आज तक के पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में आज हम आपको दिखा रहे हैं दरअसल दिल्ली का वो मिजाज जो एक लिहाज से कहा जाए कि अगर चुनाव देश में होंगे तो दिल्ली के लोगों की राय क्या है। और ख़ासतौर से पिछले विधानसभा में सब कुछ उलट पुलट गया था, तो इस बार क्या स्थिति है। 27 और 28 मार्च 70 विधानसभा में से 40 में सर्वे, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 2 पोलिंग बूथ वाले इलाके पकड़े गए, सैंपल 1188। इसके मद्देनज़र जो भी नजर आया, जिस रूप में आया, केंद्र में केजरीवाल इसलिए क्योंकि विधानसभा में जीत के बाद कुर्सी छोड़कर लोकसभा की दौड़ में हैं और लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र ये मिजाज जानने का प्रयास इंडिया टुडे ग्रुप और सैरको ने किया है। तो सीएम में पद पर शपथ लेने के दौरान जो भाव पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में केजरीवाल का था, वो प्रधानमंत्री या कहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र जो लड़ाई लड़ रहे हैं सड़क से, उसमें कम हो गया है दिल्ली के मद्देनज़र। लेकिन क्या लोकसभा के मद्देनज़र ये बढ़ गया है भाव? ये पहला सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि इन सब के बीच 3 चेहरे थे जो मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली की विधानसभा में लड़ रहे थे। संयोग से तीनों अब गायब हो गए हैं। उसमें एक तो केजरीवाल का चेहरा है, दूसरा हर्षवर्धन का चेहरा है, वह भी लोकसभा चुनाव ही लड़ रहे हैं, और तीसरी शीला दीक्षित जो अब राज्यपाल बन चुकी है। दरअसल हर्षवर्धन के पक्ष में 29% वोट दिल्ली के लोगों की राय है। केजरीवाल का नंबर दूसरा, काफ़ी बड़ा गैप है, 19%। शीला दीक्षित 11%। और ये तीनों ही संयोग से दिल्ली विधानसभा में फिट नहीं बैठते हैं, उस लिहाज से कि अगर चुनाव साथ हो जाते तो ये सब तो भाई 2 लोकसभा में है और एक राज्यपाल है, तो बचे क्या। जनता के जहन में कोई तीसरा नाम नहीं आता है। ये सवाल बार बार पूछा गया, लेकिन जहन में आम आदमी पार्टी को लेकर अरविंद केजरीवाल का नाम ही और दूसरी तरफ बीजेपी में लेकर हर्षवर्धन का नाम ही। ये सवाल किसे बेचैन कर रहा है? दरअसल लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र दिल्ली में रोड शो केजरीवाल कर रहे हैं। केजरीवाल ने आज 2 बयान दिए, 1 घंटे के भीतर उस बयान को पलट लिया जो 1 घंटे पहले दिया था। हमें लगता है पहले वो बयान सुनिए। जो सारे भाई काले झंडे दिखा रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा गैस के दाम आपके भी बढ़ेंगे भाई साहब। अगर नरेंद्र मोदी जी ये कह दें भाई बीजेपी वालों का गैस के दाम नहीं बढ़ाएंगे, मैं भी बीजेपी में आ जाऊंगा। देश को गुमराह करने की कोशिश मत करो। वो बीजेपी मीडिया वाले चला रहे हैं। अभी मैं पिछली मीटिंग करके आया था कि मैंने कहा मैं बीजेपी में आने को तैयार हूं, मर जाऊंगा बीजेपी में नहीं आऊंगा, मर जाऊंगा कांग्रेस में नहीं आऊंगा कभी। हो सकता है जुबान फिसली हो सकता है मन की बात कह रही हो, जो भी हो, लेकिन राजनीतिक तौर पर किरकिरी आम आदमी पार्टी की रोड शो के दौरान केजरीवाल ने अपने इस बयान से जरूर की है। लेकिन एक दूसरा सवाल यहीं से बनता है कि सीएम के पद के लिए अगर सबसे आगे हर्षवर्धन चल रहे हैं, तो इस देश में दिल्ली के वोटरों के लिहाज से पीएम के पद पर कौन आगे है? और उससे पहले इन तीनों राजनीतिक दलों के भीतर कोई दूसरा चेहरा भी लोग देखते हैं, यकीनन देखते हैं, क्योंकि 12% लोगों की राय है बीजेपी में दूसरा नेता हो सकता है। 11% लोग कांग्रेस में भी दूसरा नेता मान रहे हैं, यानी शीला दीक्षित से इतर। और आम आदमी पार्टी को लेकर केजरीवाल का कद बड़ा है, तो या कहीं एकमात्र वही है, दूसरा शख्स मनीष सिसोदिया आप कह सकते हैं। 9% लोग की राय है कि दरअसल दूसरा नेता भी आ सकता है। इसका मतलब बहुत साफ है, बहुत कम छोटा तबका है, लेकिन पहली बार एक विकल्प के तौर पर चेहरों को टटोलना चाह रहा है। सीएम के मद्देनजर तो ये चुनाव है नहीं, ये चुनाव पीएम के मद्देनजर हो रहा है। लोकसभा का चुनाव है, इसलिए दिल्ली के वोटरों से जब पूछा गया पीएम पद के मद्देनजर, तो नरेंद्र मोदी पहली पसंद और काफ़ी आगे। ये काफ़ी आगे से मतलब ये है कि अगर केजरीवाल और राहुल गांधी के फीसदी को मिला भी दिया जाए तो ये 43% ही बैठता है, और दूसरी तरफ 44% अकेले नरेंद्र मोदी हैं। इसका मतलब यह है कि दिल्ली के भीतर वोटरों का मिजाज पीएम की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी को देख रहा है, और ये कहीं ना कहीं घाटे का सौदा राहुल गांधी के लिए भी है और केजरीवाल के लिए। इसलिए क्योंकि अगर वोट विधानसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल के चेहरे को देखकर आम आदमी पार्टी को दिए गए थे, तो अब नरेंद्र मोदी को देखकर बीजेपी के पक्ष में जाएंगे क्या? और यही एक बड़ा सवाल है कि जो दिल्ली की 7 सीटें हैं, उसमें कितनी किसको सीटें मिलेंगी। अगर ये विधानसभा के लहजे से टटोलते तो हो सकता था, आप कहते पुराने दौर में शायद आम आदमी पार्टी को ज़्यादा मिलती, लेकिन ये परिस्थिति बतलाती है कि ऐसा नहीं है। नई परिस्थिति में बीजेपी या मोदी के इर्द गिर्द ही पूरा का पूरा आभा मंडल जो है बीजेपी का खो गया है, और आभा मंडल के तौर पर मोदी ही मौजूद हैं। तो उनके आभा मंडल में कोई भी उम्मीदवार कहीं से चुनाव लड़ रहा है, वो मायने नहीं रख रहा है कि वो कौन उम्मीदवार है, क्योंकि चुनाव क्षेत्र में हर जगह जिक्र नरेंद्र मोदी का, बीजेपी के उम्मीदवार हर जगह हर कर रहे हैं। मुद्दे मायने नहीं रख रहे हैं, चेहरा मायने रख रहा है।
इसमें एक सवाल है, चूंकि दिल्ली एक महानगर है, तो ऐसे में खास तौर से पढ़ा लिखा तबका क्या सोचता है। पढ़ा लिखा तबके को भी हमने 4-5 हिस्सों में बांटा है। जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, 5वीं पास है, 10वीं पास है, कॉलेज में है, 4 हिस्सों में बांट दिया है। इसमें जरा कोशिश कीजिए कि जो पढ़ा लिखा तबका बहुत कम है, ये बहुत छोटा हिस्सा है, वो छोटा हिस्सा महानगर में बीजेपी के पक्ष में बहुत ज़्यादा 45%, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिला दीजिए तो 44% होता है, लेकिन वो हिस्सा 45%। इसका कितना परसेंटेज ऑफ वोट है ये तो नहीं निकाला गया है, लेकिन अगर मान लीजिए 5वीं पास का हिस्सा, जाहिर है वो मजदूर तबका होगा, दिल्ली में निर्माण क्षेत्र में खास तौर से जुड़ा हुआ, वो देखिए थोड़ा सा बटा हुआ है, लेकिन वो कांग्रेस के पक्ष में कहीं ज़्यादा है, क्योंकि कांग्रेस 35% पक्ष में है, 25% बीजेपी के पक्ष में है। 10वीं पास में 40% बीजेपी के पक्ष में है और 24% कांग्रेस, 28% बटा हुआ हिस्सा है, लेकिन बड़ा हिस्सा बीजेपी के पक्ष में। लेकिन कॉलेज और उसके आगे की स्थिति क्या बनती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पढ़ा लिखा तबका अगर बीजेपी के पक्ष में है और महानगर वाली स्थिति अगर ऐसी बनती है, तो फिर ये महत्वपूर्ण है कि एक बड़ा लाभ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बीजेपी को लाभ पहुंचा रहा है। जहां तक मुख्यमंत्री पद की बात है, उसमें हर्षवर्धन सबसे आगे हैं, और ये सवाल बार बार हो रहा है कि हर्षवर्धन अगर आगे हैं तो वो लोकसभा की दौड़ में क्यों है। तो चलिए सुन लेते हैं क्यों राय है। हर्षवर्धन जी को दिल्ली का सीएम ही अच्छा होना चाहिए, वो कुछ रास्ते क्यों चले गए लोकसभा के रास्ते, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, अभी दिल्ली में कोई विधानसभा का चुनाव नहीं है, पहली बात तो ये है। अभी लोकसभा का चुनाव था और लोकसभा के चुनाव में इस समय सारे देश की प्रायोरिटी भी और भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी भी श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। और इस निमित्त मुझे पार्टी ने आदेश किया कि मुझे दिल्ली के अंदर एक लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता और सिपाही हूं। आज की परिस्थिति में जैसा मुझे आदेश मिला मैंने उसका पालन किया। कल कोई दूसरा आदेश मिलेगा मैं उसका भी पालन करूंगा। हर्षवर्धन जी, एक मिनट। हर्षवर्धन जी, हम आपने नरेंद्र मोदी का जिक्र किया, हम जरा सा सर्वे का एक दूसरा हिस्सा दिखाते हैं। पीएम की दौड़ में सबसे आगे कौन है? हम सर्वे का दूसरा सवाल जो लेकर आए थे वो हम स्क्रीन पर दिखलाते हैं आपको। उसमें 4 लोगों के नाम थे, इसमें लाया जाए नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, अदर्स। ये हिस्सा जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिक्र ये हुआ कि कौन नरेंद्र मोदी के पक्ष में 44% है, अरविंद केजरीवाल दूसरे नंबर पे 24% हैं, राहुल गांधी 19% है, मनमोहन सिंह 4%, इन्होंने तो रिटायरमेंट की बात ही कह दी, और अदर्स 5% हैं। हर्षवर्धन जी, एक सवाल इसलिए अब ये बनता है कि अगर नरेंद्र मोदी के पक्ष में इस तरीके से, क्योंकि हमने अलग अलग कैटेगरीज में बांटा, वहां पर भी मोदी के पक्ष में लगातार एक राय है कि वो सबसे आगे हैं। अगर हर्षवर्धन जी चांदनी चौक से नहीं लड़ते, कोई भी लड़ता जीत जाता, ऐसा है, या आपका लड़ना ही महत्वपूर्ण था क्योंकि आप ही जीत सकते हैं? देखिए, मैं नहीं जानता कि पार्टी की क्या योजना है, लेकिन मुझे पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने, हमारे सेंट्रल जो इलेक्शन कमेटी है उसके अंदर सभी हमारे सीनियर लीडर्स ने कहा, और मैंने जो है कहा कि जैसे सीनियर लीडर्स तय करते हैं मैं उस निर्णय का पालन करूंगा। उनकी क्या सोच है इसके बारे में वही लोग ज्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं। मैं केवल इतना बता सकता हूं कि पिछले 20 साल में डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने बारे में कोई भी फैसला नहीं किया है। जो भी फैसला आज तक किया गया है वो मेरी पार्टी के द्वारा किया गया है। और अगर फैसला लेने का मौका आ जाए कि हर्षवर्धन जी लोकसभा में रहेंगे या दिल्ली के सीएम पद की दिशा में बढ़ेंगे, तो क्या कहेंगे? नहीं, ये फैसला भी जो है पार्टी करेगी। मैंने बताया ना आपको कि मैंने 20 वर्ष में ऐसे बहुत अवसर आए हैं जब पार्टी ने मुझसे कहा कि आपका क्या फैसला है। मैंने कहा मेरा कोई फैसला नहीं है, जो पार्टी फैसला करे वो मेरा फैसला है। यानी दिल्ली के वोटर अगर कह रहे हैं कि हर्षवर्धन जी को आ जाना चाहिए तो भी नहीं? हेलो, दिल्ली के वोटर अगर कहते हैं कि हर्षवर्धन जी को दिल्ली के सीएम पद की कुर्सी के लिए अब लड़ना चाहिए तो भी नहीं? नहीं, अगर मैंने नहीं तो किसी बात के लिए कहा ही नहीं। मैंने कहा कि जो फैसला हमारी पार्टी करेगी वही अंतिम फैसला है, और हमारी पार्टी जो है मैं जानता हूं कि दिल्ली के वोटर के इच्छा को इग्नोर नहीं कर सकती।
मुकेश जी भी हमारे साथ यहीं पर स्टूडियो मौजूद है और जनता भी मौजूद है, लेकिन हमें लगता है कि मुकेश जी के पास जाए, पहले जरा जनता की राय एक ले लेते हैं। आजादपुर विवेक, जरा लोगों से पूछिए, हर्षवर्धन जी को लोकसभा में जाना चाहिए या दिल्ली के विधानसभा में लौटकर सीएम पद के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए? विवेक। अच्छा, लाइन थोड़ी सी डिस्टर्ब है। मुकेश जी, ये सवाल जो एक निकल कर आया है, जैसा पार्टी कहेगी वैसा, हमारा सर्वे बतला रहा है बहुत साफ, कांग्रेस ने गेन जरूर किया है, आम आदमी पार्टी ने लूज जरूर किया है, लेकिन बीजेपी एज पर है, बीजेपी आगे है। आपको क्या लगता है, हर्षवर्धन स्ट्रेटजी के तहत हैं लोकसभा के उम्मीदवार, या फिर यह माना जाए कि जी नहीं, अब दिल्ली में वो दोबारा नहीं लौटेंगे? देखिए प्रसून जी, मैं एक बात बड़ी साफ कर दूं कि कांग्रेस का वोट बैंक बड़ा है, ये आप मान रहे हैं, आपका सर्वे मान रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इनकार नहीं है। और कांग्रेस बीजेपी का विधानसभा में परसेंटेज ऑफ वोट पिछली बार से बढ़ा नहीं था, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है जी। दिल्ली में कांग्रेस का वोट निश्चित तौर पर कम हुआ था, और जो हमारा वोट कम हुआ वो श्री अरविंद केजरीवाल की झूठ की वजह से हुआ था। आज उन्होंने बोला कि मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी कांग्रेस में नहीं जाऊंगा, ऐसे ही, एक मिनट मुझे बात पूरी करने दें, ऐसे ही उन्होंने विधानसभा चुनाव में कैसे चलाई थी कि मुझे अपने बच्चों की कसम है, जो आदमी अपने बच्चों का नहीं हुआ है, अरे वो बार बार कसम खा ले। हम कांग्रेस के बारे में पूछते हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं। शीला दीक्षित अब केरल की राज्यपाल बन गई, आपके पास कौन सा चेहरा है? मैंने कहा, जहां तक हमारे पास चेहरे का सवाल है, कांग्रेस में एक नहीं अनेकों नेता हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के लायक। पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज के इस हिस्से में दिल्ली के वोटर अगर वोट पड़ने लगे आज की तारीख में, तो किस स्थिति में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताएंगे, कितने फीसदी वोट मिलेंगे? दरअसल यह बताने से पहले एक हिस्सा हम बतला दें कि दरअसल ये 27 और 28 मार्च को ये सर्वे किया गया, जो मेथोडोलॉजी है उसमें 1188 लोगों से पूछा गया, जो इंटरव्यू किया गया है। 70 विधानसभा में से 40 विधानसभा क्षेत्र घेरे गए, 80 जगह थी कुल। और इसी के मद्देनज़र दो सवाल हर कोई जानना चाहता है कि दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं, विधानसभा की 70 सीटें थी, जिसको लेकर हंग असेंबली की स्थिति आई, लेकिन बावजूद उसके आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद 50 दिन भी पूरे नहीं हुए, अरविंद केजरीवाल ने कुर्सी छोड़ दी, और अब ये बड़ी स्थिति है, चूंकि खुद अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में कूद चुके हैं, आम आदमी पार्टी हर सीट पर लड़ रही है। ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इन 3 हिस्सों के मद्देनज़र हमने बांटा है, और ये जरा बताने की कोशिश, समझने की भी कोशिश की है कि दिल्ली का वोटर आखिर में चाहता क्या है। आइए जरा हम इसे टटोलते हैं। कितने फीसदी वोट कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और बीएसपी और अदर्स, ये 5 हिस्सों में बांटी गई है स्थिति, एक एक करके। सबसे ज़्यादा नरेंद्र मोदी का मतलब यह है कि दरअसल यह बीजेपी है। 41% वोट दिल्ली के वोटरों के लिहाज से देखा जाए तो 7 सीटों पर बीजेपी के पक्ष में है। केजरीवाल का मतलब आम आदमी पार्टी है, यह दूसरे नंबर पे है 28% के साथ। तो एक बड़ा हिस्सा गिरा है, अगर आप समझें तो बहुत बड़ा हिस्सा गिर गया है लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र। एक वक्त ये उल्टी स्थिति विधानसभा में हुआ करती थी। कांग्रेस ने बहुत गेन किया है, कांग्रेस का परसेंट ऑफ वोट जो है वो लगभग बराबर की स्थिति में आकर टिक रहा है आम आदमी पार्टी के। याद कीजिए तो विधानसभा का पूरा चुनाव कांग्रेस के खिलाफ लड़ा गया था, और आज की स्थिति में ये है कि दरअसल दोनों अंतर बहुत कम है। अगर 3% का प्लस माइनस रखें तो बहुत स्थिति है 23% कांग्रेस के हिस्से में आ रही है। इसमें वो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन बीएसपी के पक्ष में 3% है और अदर्स के पक्ष में 5% है। इसके आगे का सवाल यह है कि अगर इसे सीट में कन्वर्ट कर दिया जाए तो दिल्ली की 7 सीटों पर क्या स्थिति बनी। ये चौंकाने वाली स्थिति है। बीजेपी 5 से 7 सीट, इसका मतलब है कि दिल्ली में, या दिल्ली का वोटर आज की तारीख में बीजेपी के पक्ष में इस हद तक है कि वो 7 सीट भी दे सकता है, और कम से कम 5 सीट तो देगा ही। ये एक चौंकाने वाली स्थिति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 32 सीट मिले थे, आधे से कम था विधानसभा में, लेकिन इसमें 2/3 से आगे निकलते हुए, बढ़ते हुए मामला 100% तक जा रहा है। आम आदमी पार्टी मैक्सिमम 2 सीट, नहीं तो 0 पर भी रह सकती है, और कांग्रेस 1 सीट पर जीत सकती है। वो 1 सीट कौन सी है ये थोड़ा समझना होगा। अजय माकन नई दिल्ली से लड़ रहे हैं, कपिल सिब्बल, ये दोनों दमदार उम्मीदवार के तौर पर हैं, चांदनी चौक में हैं। केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी की वो कौन सी सीट हो सकती है। लगातार केजरीवाल प्रचार जरूर कर रहे हैं, दिल्ली में घूम रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, और वो सारे बयान एक नई बात को बतला रहे हैं।
सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। सुधांशु त्रिवेदी जी, जो दिल्ली की 7 सीटों के मद्देनजर जो ट्रेंड है ये बहुत बीजेपी के लिए बहुत शानदार ट्रेंड कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले वाले हिस्से में हमने आपको नहीं रखा था, उसमें प्रधानमंत्री पद के तौर पर नरेंद्र मोदी 41% सबसे आगे थे। लेकिन यहां पर है 7 सीटों में 5 से 7 बीजेपी जीत सकती है। क्या ये ट्रेंड आप पूरे देश में देख रहे हैं, या ये मानकर चल रहे हैं कि महानगरों में और ख़ासतौर से दिल्ली जैसे शहर में एक तरह का समाज होता है, कोई बहुत अलग अलग हिस्सों का समाज होता नहीं है, और ये ट्रेंड इसलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी का एक डाउनफॉल हो रहा है, कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी इस उड़ान पर है कि वो 7 सीट भी जीत सकती है इस सर्वे के मुताबिक। सुधांशु जी, देखिए, दिल्ली में जो ट्रेंड दिख रहा है ये देश के अंदर जो एक पॉपुलर मूड है उसका एक रिफ्लेक्शन दिख रहा है, परंतु मैं इस राय से थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि ये केवल शहरी क्षेत्रों के अंदर दिख रहा है। उदाहरण के लिए बिहार में जहां केवल शहरी क्षेत्र 11% है, वहां पर भी यदि भारतीय जनता पार्टी को बहुत प्रभावी बढ़त मिलती दिखाई पड़ रही है, इसका मतलब शहरी, अर्धशहरी और ग्रामीण सभी प्रकार के क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक लोकप्रियता का भाव दिख रहा है। दिल्ली का जो ये आपको आज दिख रहा है, ये मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी की जो 49 दिन की सरकार थी, ये उसका यथार्थ है। यानी जनता अब यह रियलाइज कर रही है या अनुभव कर रही है कि एक गंभीर, परिपक्व राजनीतिक दल जो यथार्थ परक राजनीति कर सके, और दूसरे स्तर पर एक नया आया हुआ राजनीतिक दल जिसके अंदर गंभीरता का घोर अभाव, मैं शब्द कह रहा हूं, गंभीरता का घोर अभाव, और जिसे कहते हैं कि बाल सुलभ क्रीड़ा का आनंद की बात पर बिफर जाना, उन दोनों का अंतर अब मैं मानता हूं क्रमशः दिल्ली की जनता के मानस पटल पर स्पष्ट होता चला जा रहा है। जी सौरभ, आम आदमी पार्टी के मंत्री भी रहे हैं दिल्ली में जब सरकार बन रही थी। सौरभ, गंभीरता नहीं है, बाल सुलभता है, वो तो सुधांशु जी कह रहे हैं, लेकिन सर्वे एक नई चीज दिखला रहा है कि आप लोग ढलान पर हैं और बहुत तेजी से ढलान पर हैं। ना ये ढलान सिर्फ पार्टी के तौर पर है, बल्कि सीएम पद को लेकर अरविंद केजरीवाल के साथ भी एक ढलान की स्थिति है। दिल्ली का वोटर ये के मान रहा है इस सर्वे के मुताबिक। वजह इसकी आप लोग को क्या लग रही है? सौरभ, सौरभ, हमारी आवाज अब तक आ रही है? सौरभ, हमारी आवाज अब तक पहुंच रही है? लाइन कटी है उनसे। सुधांशु जी, एक आपने जो महानगर वाला जिक्र किया या शहरी तबके का जिक्र किया, हम एक चीज और जरा करेंगे। क्या ये माना जाए कि जो जातीय समीकरण वाले हिस्से थे, क्योंकि दिल्ली में भी एक वक्त बीएसपी अपने आप को लेकर आई थी, अगर हम याद करें तो ये 2 चुनाव पहले बीएसपी ने भी यहां पर अपनी मौजूदगी जताई थी, परसेंटेज ऑफ वोटर्स के साथ था। क्या जातीय समीकरण इस धारा में टूट रहे हैं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, उस ग्रेविटी की बात, गंभीरता की बात, गवर्नेंस की बात? आप मान रहे हैं कि जातीय समीकरण भी टूटेंगे? जी, मैं बिल्कुल यह मान रहा हूं कि जातीय समीकरण शिथिल पड़ रहे हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा, दिल्ली में एक दौर में बसपा का बहुत प्रभाव दिख रहा था, मगर विगत चुनावों में नहीं दिखा, एमसीडी में भी नहीं दिखा और विधानसभा में भी नहीं दिखा। और यहां तक कि वह राज्य जो कि जातीय राजनीति के धुर केंद्र माने जाते थे, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार, वहां पर भी यदि भारतीय जनता पार्टी को इतनी प्रभावी बढ़त मिलती दिख रही है, और वह दल जो वहां के जो क्षेत्रीय दल हैं, सपा हो, बसपा हो, जो बिल्कुल स्पेसिफिक कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं, यदि वो नहीं प्रभावी हो पा रहे हैं और भाजपा प्रभावी हो रही, तो इसका मतलब कि देश की जनता की सोच में एक बदलाव आ रहा है कि वो सकारात्मक दृष्टि से महंगाई, भ्रष्टाचार और कुशासन के विरुद्ध लड़ने के लिए एक पॉजिटिव मैंडेट श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देने का मन बना रहे हैं। और उसको मैं इससे भी जोड़ देता हूं, कांग्रेस सोनिया गांधी जी ने इस प्रकार से शाही इमाम से अपील की है, यह दर्शा रहा है छटपटाहट उन सारी पार्टियों की जो जाति, धर्म, मजहब की राजनीति करते हैं। उन्हें साफ नजर आ रहा है कि उनका ये कार्ड शायद उतना चल नहीं पा रहा है। नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपने जिक्र किया कि क्यों मुलाकात की सोनिया गांधी ने, और क्या ये मुस्लिम वोट बैंक की तरफ देखने की स्थिति है। हम इस पे 1 मिनट आते हैं। सौरभ के साथ चूंकि लाइन जुड़ गई। सौरभ, क्या ये माना जाए, क्योंकि सर्वे दिखा रहा है कि आम आदमी पार्टी फिसलन पे है, अरविंद केजरीवाल की अपनी स्थिति फिसलन पे है, अगर सीएम पद को लेकर बात हो रही है,
आप किस रूप में देख रहे हैं? दिल्ली के वोटर का मिजाज है जो आपको दिल्ली में 0 से 2 सीट के बीच में दे रहा है। जी सर, मेरा मानना ये है कि आम आदमी पार्टी का जो वोटर है वो वोटर है जो पूरी जगह से निराश है, हताश है, दबा कुचला वोटर है। और ऐसा वोटर ज्यादातर देखा जाए तो खामोश वोटर होता है। मैं इसकी तुलना मायावती के वोटर से भी कर सकता हूँ कि जनरली ओपिनियन पोल के सर्वेज के अंदर मायावती के वोटर के बारे में भी पता नहीं चलता कि वो वोट डालेगा। हमारा वोटर, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ सर, मगर मुझे लगता है हमारा वोटर बहुत खामोश है आज की तारीख में, क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी के समर्थकों से डरता है कि कहीं वो केजरीवाल का नाम ले और ये कहीं उसके ऊपर अंडा ना फेंक दें, कहीं उसके ऊपर शाही ना फेंक दें, कहीं उसको पीट पार्टी ना दें। तो इस कारण डरा हुआ वोटर है हमारा। मगर जिस दिन पोलिंग स्टेशन पे वो जाएगा वो अपने मन की कर देगा। सौरभ, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे उस समय आपका वोटर खामोश नहीं था, डरा हुआ नहीं था? लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसा है? विधानसभा के चुनाव के अंदर इतना एग्रेशन जनसंघ के लोग और बीजेपी के लोग नहीं दिखा रहे थे। आज ये लोग दादागिरी पे उतर आए हैं, जगह जगह दादागिरी करते हैं। और मैं तो एमएलए हूँ सर, मेरे को ही लोग पकड़ के गाली गलौज करते हैं एमएलए होने के बावजूद। तो मैं समझ सकता हूँ कि एक आम वोटर को किस तरीके से डराया धमकाया जा रहा होगा बीजेपी वालों की तरफ से। नहीं, लेकिन जब सर्वे होता है उसमें हम एक चीज और आपको बतला दें, क्योंकि हमने जो स्थिति पकड़ी है उसमें यहाँ तक स्थिति आई है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनसे भी जब पूछा गया कि आप किसके पक्ष में हैं तो आपको जान के हैरत होगी, आम आदमी पक्ष में 20% लोगों की राय थी, बीजेपी के पक्ष में 45% लोग की राय थी, या कांग्रेस के पक्ष में 24%। यानी कांग्रेस और आम को मिला दीजिए तो वो बीजेपी के बराबर पहुंच रहा है। एक स्थिति ये थी। दूसरी स्थिति, जो कॉलेज में पढ़ने वाले हैं या उस जगह पे मौजूद है, वह भी आम आदमी पार्टी को 30% से ज़्यादा हिस्से में नहीं आ रहे थे, बीजेपी के पक्ष में 43%। अब ये सवाल है कि सर्वे कहीं बीजेपी के उम्मीदवार बनकर भी नहीं हो रहा होगा, तो ये खामोशी की वजह आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सर्वे में तो ऐसा होता नहीं है ना सर। अब एक्चुअली क्या है कि मैं इस तरह से नहीं कहना चाहता कि ये सर्वे गलत है या इस सर्वे को मैं नहीं मानता, मगर जिस तरह से मैं मान सकता हूँ कि इस वक्त वो एग्रेशन हमारे वोटर का नहीं दिख रहा जैसा विधानसभा के चुनाव से पहले दिख रहा था। ये बात मैं मानने के लिए तैयार हूँ। मगर कुछ दिनों से मैं प्रचार में लगा हुआ हूँ, अलग अलग तरीके के लोगों से बात कर रहा हूँ। स्थिति अच्छी है आम आदमी पार्टी की, इतनी कमजोर तो बिल्कुल नहीं है जितनी ये सर्वे दिखा रहा है। हाँ, ये जरूर है कि नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स जब डिस्कस होती है तो उसके अंदर लोग एक अलग तरीके से भी इस चुनाव को देख रहे हैं। मगर आम आदमी पार्टी का जो वोटर था, वोट बेस था, वो मुझे लगता है वो इंटैक्ट है। और जो गरीब लोग थे उसके अंदर वो वोट बेस और बड़ा है। अब बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो तबका जो हाशिए पर समाज में रहता है वो साथ में जुड़ा है। हम एक मिनट, आपने ठीक है, 1 मिनट आप लाइन पर रहिएगा। सुधांशु जी, जो स्थिति एक नई बनी है कि अगर वाकई जातीय समीकरण टूटते हैं और दूसरी तरफ बुखारी साहब से सोनिया गांधी की मुलाकात एक लकीर खींचती है धर्म के आधार पे, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इसी वजह से जातीय समीकरण टूटेंगे जो कांग्रेस प्रयोग करने जा रही है अगर वो बुखारी साहब से मुलाकात करती है, या ये मानकर चल रहे हैं कि जी नहीं, इस बार कोई दूसरा मिजाज है वोटरों का देश भर में? ये सिर्फ दिल्ली की बात हम आपसे नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं आपके इस प्रश्न का भी उत्तर दूंगा, उससे पहले मैं जो सौरभ जी कह रहे थे उसके विषय में एक बात कहना चाहूंगा। आप याद करिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय आम आदमी पार्टी ने अपना सर्वे निकाला था जिसको योगेंद्र यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के रिलीज किया था, और उसमें यह बात आई थी कि आम आदमी पार्टी के समर्थक मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल जी को और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को चाहते हैं। यानी कहीं ना कहीं उनके समर्थकों में उस समय भी यह भाव था। हो सकता है कि चुनाव जीतने के बाद अचानक केजरीवाल जी ने जो यू टर्न लिया, जो सारा का सारा अटैक वो कांग्रेस पे कर रहे थे, एकदम से बीजेपी की तरफ कर दिया हो, शायद वो अपने कैडर और समर्थक को वो चीज कन्वे न कर पाए हो। और यह बात मैं इस आधार पर भी कह रहा हूं कि विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने अपना सर्वे निकाला था। आज दिल्ली का लोकसभा चुनाव 10 तारीख को है, 4-5 दिन रह गए, क्यों नहीं सर्वे निकाल रही है आम आदमी पार्टी? अपना सर्वे निकाले। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मीडिया के सर्वे पे यकीन करिए, अपना सर्वे निकालिए और आप बताइए कि आपका सर्वे क्या कह रहा है। आप मेरा तो खुद आपके शीर्षस्थ नेताओं में एक बहुत अच्छे सर्वे करने के स्पेशलिस्ट नेता हैं। अब मैं आ रहा हूं आपके विषय पर, जो अभी आपने कहा कि इमाम बुखारी जी के साथ सोनिया जी क्यों समर्थन लेने गई।
देखिए, मेरा यह मानना है जो आप कह रहे हैं उससे थोड़ा उलट यथार्थ है। जातिगत समीकरण इसलिए नहीं टूटेंगे कि सोनिया जी ने जाकर इमाम बुखारी के सामने समर्थन की गुहार लगाई है, बल्कि जातिगत समीकरण टूट रहे हैं इसलिए उनको मजबूरन जाकर कम से कम एक समुदाय, एक वर्ग को अपने पास रखने के लिए यह प्रयास करना पड़ रहा है। क्योंकि भ्रष्टाचार, महंगाई और कुशासन अभी हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में कहीं कोई मुद्दा नहीं था। आपने देखा कहां कांग्रेस खड़ी थी, कहां हम खड़े थे। उनको साफ समझ में आ रहा है कि इस मुद्दे पे तो लड़ाई लड़ ही नहीं सकते। मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, अमेठी रायबरेली में 66 सालों से गांधी परिवार का प्रतिनिधित्व है। 56 साल केंद्र में उनकी सरकार रही है, 40 साल उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार रही है। तो अमेठी रायबरेली को तो मुंबई बन जाना चाहिए था। क्या हुआ अमेठी रायबरेली में? तो चाहे क्षेत्र का विकास हो, चाहे प्रदेश का विकास हो, चाहे भ्रष्टाचार हो या सक्षम शासन हो, इन मुद्दों पे वो लड़ाई नहीं लड़ सकते। इसलिए जहर की खेती, मौत का सौदागर से लेकर, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं उनके जो प्रवक्ताओं ने और नेताओं ने क्या क्या बोला, और आज इमाम बुखारी जी के सामने झोली फैलाने तक। मैं एक और बात याद दिलाना चाहता हूं, यही वही इमाम बुखारी साहब हैं जिन्होंने कुछ साल पहले यह कहा था, हां मैं आईएसआई का एजेंट हूं। उन्होंने यह भी बोला था, मैं ओसामा बिन लादेन का समर्थन करता हूं। भाई, इस प्रकार के लोगों के साथ मिलकर, और देखिए कांग्रेस ने भी लिया, और काशी में जब अरविंद केजरीवाल जी गए तो ये उनके साथ भी थे। नहीं, देखिए ये जो बात आप कर रहे हैं, जाहिर तौर पर मेरे ख्याल से देखिए वोटर इस बात को समझता होगा सुधांशु जी, इससे इनकार नहीं किया जाता है। सौरभ, एक बात बताइए, विधानसभा चुनाव में बहुत तीखे और तल्खी के साथ आप लोग कांग्रेस से लड़ रहे थे, लोकसभा में बीजेपी से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मोदी के खिलाफ खुद केजरीवाल लड़ने चले गए हैं। क्या एक असमंजस की स्थिति है क्योंकि सत्ता में यूपीए सरकार है, कांग्रेस है, लड़ाई बीजेपी के खिलाफ लड़ी जा रही है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? क्या ये एक उलझन है सौरभ? बिल्कुल उलझन नहीं सर, बिल्कुल क्लियर है थॉट प्रोसेस। देखिए, हमारा जो पार्टी बनी जिस उद्देश्य से, या जो भी आंदोलन चला, मैं पूरा क्रेडिट नहीं लूंगा, अन्ना हजारे साहब ने भी वो आंदोलन चलाया, किरण बेदी जी ने चलाया, वो आंदोलन एक व्यवस्था के खिलाफ था, एक व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ था। मैं ये समझता हूं कि अगर मोदी जी के पास येदियुरप्पा ना होते और बाकी जो भ्रष्ट नेता ना होते, और मोदी जी एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स इस देश को दे रहे होते, या एक नई व्यवस्था के बारे में एक प्रॉमिस कर रहे होते, तो हमारा ये उनके ऊपर वार बिल्कुल बेकार हो जाता। मगर आप देखें, मोदी जी वही पॉलिटिक्स जो यूपीए करती है, उसी को तो दोबारा परोस रहे हैं एक नई पैकेजिंग के अंदर। इसलिए मैं अपने दिल को ये बात सांत्वना दे ही नहीं सकता कि मैं क्यों इस बात पे मोदी जी की खिलाफत ना करूं कि मोदी जी आप सिर्फ नाम बदल के देश को बेवकूफ बना रहे हैं। एक जो माहौल पूरा देश का बना था, आप उसको सिर्फ इसलिए उपयोग कर रहे हैं कि भाई नहीं। सौरभ, एक सामान्य स्थिति रहती है कि देश में सरकार कांग्रेस की है, यूपीए की है। आप मोदी को लेकर लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। सवाल देखिए लोगों के जहन में इसलिए उठ रहा है क्योंकि हमने जो सर्वे किया उसमें ये बात लगातार आई है कि लड़ किससे रही है आम आदमी पार्टी, ये एक उलझन है। इससे आपको इनकार है या आपकी सहमति है? सर, मैं ये बात समझ सकता हूं कि हमने कांग्रेस के खिलाफ पूरा का पूरा प्रचार विधानसभा चुनाव के दौरान किया, मगर उस दौरान हम बीजेपी का भ्रष्टाचार भी एनसीडी में जो था वो लगातार दोहराते रहे। मगर हुआ यूं कि हमारे पास सर इतना पैसा नहीं है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम देश भर में इन सब का प्रचार कर सके। और बीजेपी ने इस दौरान इस चीज को बहुत, इस सिचुएशन को यूज कर। सुधांशु जी, एक आखिरी सवाल का जवाब, चूंकि ये जुड़ नहीं पाए हमारे साथ, हमें टेलीफोन पे इन्हें लेना पड़ गया है। एक आखिरी सवाल का जवाब आपसे चाहेंगे। ये जो दिल्ली के महानगर के वोटरों का मिजाज है, इसमें युवा तबका भी है, पढ़ा लिखा भी है, क्या ये माना जाए कि शहरी तबके को पकड़ने की बात जो आम आदमी पार्टी कह रहा था, अब वो पूरी तरह शिफ्ट होकर बीजेपी के पक्ष में आ गया है क्योंकि दिल्ली का मिजाज ये बता रहा है? देखिए प्रसून जी, इससे पहले भी 4 राज्यों में 74-75% मतदान हुआ था और सभी ने यह माना था कि उसमें युवा वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसका मतलब उन राज्यों में युवा ने सकारात्मक भाजपा के पक्ष में आके मतदान किया था। अभी जो सौरभ जी ने हम पे आरोप लगाया, बाद में नहीं जाता हूं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी कैसी राजनीति कर रही है। वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी और बिहार में लालू यादव जी की पार्टी के विधायक जाके थानों में खड़े होकर कहते हैं ये मेरी निजी राय है, इसके हिसाब से कार्रवाई करिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको